हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद क्या है, व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म, सामंतवादी व्यवस्था के पतन के कारण, कोजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म क्या है और इसके पतन के क्या कारण रहे। ये दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको बीए फाइनल ईयर में मिलेगा। इसके अलावा एमए में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सामंतवाद की हम बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में इसका उत्थान हुआ था। हिस्ट्री को जैसे हम आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन ऐसे हमने बांट रखा है, तो सामंतवाद का मध्यकालीन यूरोप में उत्थान हुआ था। और उस टाइम पे लोगों का जो व्यवसाय था वो मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद पश्चिमी तथा केंद्रीय यूरोप के बड़े बड़े हिस्सों पर क्या हुआ था, स्वामियों का आधिपत्य स्थापित होने लगा। यहाँ तक कि खेत, जंगल या बेकार की भूमि, नदी नाले पर उनकी निजी संपत्ति बन गई। यानी कि जो खाली खेत पड़े थे, जंगल, भूमि, नदी नाले, इन पर क्या था, उनका स्वामित्व हो गया था। किनका? सामंतों का। राजा होमेज उत्सव में लॉर्ड सामंतों को भूमि प्रदान करता था। बदले में युद्धों के समय उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करता था। लॉर्ड अधीश्वर भी अपने छोटे सामंतों को बड़ी भूमि प्रदान करते थे। तो अब दोस्तों हम इसको समझते हैं। उस टाइम पे क्या था, राजा साम्राज्य की जितनी भूमि होती थी उसका मालिक होता था। तो राजा क्या करता था, जितनी भी जमीन है उसको सामंतों में बांट देता था। उसके बदले राजा उनसे पैसे लेता था और युद्ध के समय सैनिक सहायता भी उससे लेता था। अब जो सामंत होते थे वे भी 3 कैटेगरी उनकी होती थी। अब सबसे पहला जो स्थान होता था दोस्तों उस टाइम पे साम्राज्य में, सबसे पहले नंबर पर होता था राजा। इसके बाद 3 कैटेगरी आती थी सामंतों की और सबसे लास्ट में आते थे कृषक और दास। तो सामंत एक तो सबसे पहले होते थे लॉर्ड सामंत, इसके बाद आते थे वैसल सामंत और लास्ट में होते थे नाइट सामंत। तो यूरोप में क्या होता था, होमेज उत्सव मनाया जाता था। तो उस उत्सव में क्या होता था, राजा अपनी जो जमीन थी वो सामंतों को दे दिया करता था। तो उसके बदले राजा उनसे कुछ सुविधाएं लेता था। सारलामा नामक सम्राट की मृत्यु के पश्चात सामंत और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। वे खुद को ही राजा समझने लगे थे, राजा की शक्तियों का प्रयोग करने लगे थे। परंतु यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। 12वीं शताब्दी में इसका पतन शुरू हो गया था। जो सामंती व्यवस्था थी लगभग 200 सालों तक चली थी। इसने क्या किया था, पूरे यूरोप में एक अराजकता फैला दी थी। यूरोप का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया था। इस व्यवस्था ने यूरोप में अराजकता, अशांति फैला दी। अब यूरोप के लोग सामंतवादी व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे। जनसाधारण, जनता से लेकर व्यापारी, व्यवसायी, सभी ने यूरोप में पुनर्राजतंत्र की स्थापना के लिए राजा की सहायता की। राजा को लोगों ने खूब सारा धन दिया, जिससे राजा ने क्या किया, अपनी एक सेना रखी और फिर बाद में सामंतों को हराया। परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। तो सामंती व्यवस्था में होता क्या था दोस्तों, राजा अपनी भूमि सामंत को देता था और सामंत फिर क्या करते थे, किसानों को भूमि देते थे, उसके बदले धन वसूलते थे, टैक्स लेते थे और उनसे मनमाने ढंग का काम वे कराते थे। अब हम बात करते हैं सामंतवाद की डेफिनेशन की, परिभाषा की। सामंतवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म।
तो ये फ्यूडम शब्द से बना है, फ्यूडलिज्म शब्द से बना है। जो सामंतवाद है वो अंग्रेजी के फ्यूडलिज्म शब्द से बना है, और जो फ्यूडलिज्म शब्द है ये लैटिन या लातिनी भाषा के फ्यूडम शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है जमीन का, भूमि का एक टुकड़ा। क्या होता है? भूमि का टुकड़ा होता है। अर्थात भूमि का स्वामी, जो भूमि का मालिक होता है, वो कुछ टुकड़े को कुछ शर्तों पर किसानों को दे देता है या सामंत को दे देता है। तो इस व्यवस्था को हम सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद में क्या होता है? कोई भूमि का मालिक है तो वो अपनी भूमि के कुछ हिस्से को सामंत, अपने अधीन सामंत या किसी किसान, दास, इनको दे देगा। उस समय यूरोप की समस्त भूमि पर राजा का अधिकार होता था और होमिज उत्सव पर अपने अनुचरों या सामंतों को भूमि प्रदान करता था, और युद्ध के समय राजा सैनिक सहायता प्राप्त करता था। तो युद्ध के समय राजा उनसे सैनिक सहायता, हथियार, आर्थिक सहायता, ये सारी सुविधाएं राजा उनसे लेता था। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से भूमि के स्वामित्व तथा भूमि वितरण पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था में राजा अपने साम्राज्य की समस्त भूमि का स्वामित्व, इस व्यवस्था में क्या है, राजा पूरी भूमि का मालिक होता था। तो उसके पास परमानेंट सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं होती थी। इसके बदले क्या करता था, भूमि के कुछ टुकड़ों को सामंतों को दे देता था। सामंत इसके बदले घुड़सवार सेना, समय आने पर युद्ध में सहायता करना, और सामंत क्या होते थे, जागीरें होती थी उस टाइम पर। तो जो साम्राज्य है उसमें काफ़ी सारी जागीरें होती थी। उन जागीरों पर किसका अधिकार होता था? सामंतों का। सामंत हर एक जागीर में जो न्याय है, शांति व्यवस्था है, सभी चीज़ें उन्हीं के अंडर होती थी। तो बड़े बड़े सामंत भी अपने, और बड़े सामंत छोटे सामंतों को दे देते थे, जिसको वैसल बोलते हैं, और छोटे सामंत अपने स्वामी बड़े सामंतों को, मतलब जो बड़े सामंत हैं वे अपनी भूमि अपने से छोटे सामंत को देंगे, और इसके बदले जो छोटे सामंत होंगे वे अपने स्वामी को क्या नाम है, आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता उनको प्रदान करेंगे। उनके दुर्गों की रक्षा वे करेंगे इसके बदले में। इस व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान कृषक, दास, इनका होता था, जो सामंतों के खेतों में कृषि के कार्य संपन्न करते थे। 10वीं शताब्दी में तक फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में सामंती व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो आप देख लीजिए 10वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी और इसका पतन 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में इसका पतन शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं 200 सालों तक ये व्यवस्था चली थी, जिसने लोगों का खूब शोषण किया। तो सामंतों को लॉर्ड, ड्यूक, काउंट, विस्काउंट, बैरन, इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सामंत होते थे उनके काम क्या क्या होते थे। अधीन सामंतों के कार्य, वर्क ऑफ वैसल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉर्ड होते थे, लॉर्ड के बाद अधीन सामंत जिसको हम वैसल बोलते हैं, और इसके बाद होते थे नाइट, और सबसे लास्ट में जो किसान, जो दास, ये आते थे। तो सामंतवादी व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान राजा का होता था, उससे नीचे लॉर्ड सामंत, और सबसे नीचे वैसल सामंत, और इसके नीचे होते थे नाइट सामंत। लॉर्ड के नीचे वैसल और वैसल के नीचे नाइट सामंत, ये होते थे। कृषक तथा दास सामंतों के खेतों में कार्य करते थे। सामंती व्यवस्था में किसानों एवं दासों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी। पूरे साल भर ये काम करते थे, इसके बावजूद भी इन्हें पेट भर भोजन और कपड़े नसीब नहीं होते थे। तो ये हमने पढ़ लिया है। और इनको शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी जाती थी। अब हम सामंतों के कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कार्य। तो उस टाइम पे क्या होती थी, जागीरें होती थी, और उन जागीरों के मालिक होते थे सामंत। तो सामंतों का काम होता था कि अपनी अपनी जागीरों में शांति व्यवस्था
कायम रखना, न्याय करना, और इनके जो सीनियर होते थे, जो बड़े सामंत होते थे, उनको शांति, युद्ध, विवाह, उत्सव, इनके अवसर पर क्या होता था, अपनी हाजिरी लगवानी होती थी, अपने सीनियर के पास ये जाते थे। इसके अलावा दोस्तों जब कोई उत्सव होता था, जैसे कोई मान लीजिए लॉर्ड है, लॉर्ड के घर पे कोई प्रोग्राम है, उसके घर पे शादी है, तो इसके जो नीचे होंगे कौन कौन, जो वैसल होंगे, जो नाइट होंगे, वे इनको क्या करेंगे, उपहार वगैरह भी भेंट करते थे। अब हम पढ़ते हैं सैनिक कार्य क्या थे इनके। तो युद्ध के समय सैनिक सहायता के अलावा घोड़े, हथियार ये देना, और युद्ध या आक्रमण के समय 40 दिन तक ये उनकी सेवा करते थे। अपने सीनियर को 40 दिन तक ये 40 दिन के लिए सेना भेजते थे। इसके अलावा सामंत के जो दुर्ग होते थे जिनमें वे रहते थे, जो कि पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे ताकि उन पर आसानी से अटैक ना किया जा सके, तो ये सैनिक वगैरह भी वहाँ पे भेजते थे। उनके जो घर होते थे उनकी रक्षा करते थे। इसके बाद पढ़ते हैं आर्थिक सहायता। सामंती व्यवस्था में अधीन सामंत अपने स्वामी की वित्तीय सहायता भी करते थे। वे एक टैक्स देते थे, क्या नाम था उसका, रिलीफ टैक्स। जब कभी उनका स्वामी या शत्रु युद्ध में, देखिए उनका जो मान लीजिए एक सामंत है, उसका जो सीनियर है यदि वो युद्ध में हार जाता है या उसको बंदी बना लिया जाता है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे लॉर्ड सामंत है और इसके अंडर में है छोटे सामंत। मान लीजिए ये जो है ये छोटे वाले, ये नाइट हैं या ये वैसल हैं, तो ये बड़े वाला मान लीजिए हार गया है या युद्ध में किसी के द्वारा बंदी बना लिया गया है, तो ये छोटे सामंत क्या करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और अपने स्वामी को ये छुड़ाएंगे। इसके अलावा इनका जो स्वामी है उसका जन्मदिन हो या उसके घर में कोई विवाह हो, तो उस टाइम पर उन्हें अनेक सारे उपहार देते थे और उनके दुर्गों की रक्षा करते थे। लॉर्ड सामंत अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखता था और कचहरी वगैरह लगाकर उसके एरिया में कुछ भी घटना होती थी तो उनके मुकदमों की वो सुनवाई करता था। तो अभी तक दोस्तों हमने सामंतवाद के बारे में पढ़ा है, सामंतवाद क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस करा है, उनके काम देखे हैं कि सामंतों के क्या क्या काम होते थे, कि वे आर्थिक सहायता करते थे, सैनिक सहायता करते थे, राजनीतिक कार्यों में वे भाग लेते थे। तो अब हम बात करते हैं इसके पतन के क्या कारण थे, कोजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था के पतन के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हम 10 हेडिंग पढ़ेंगे, अलग अलग 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप बीए फाइनल ईयर में ये 10 पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का ये लगा लो आप 2 नंबर तो आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है निरंकुश राजतंत्रों की, यहाँ पे आएगा स्थापना। तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है हिंदी में। तो राइज ऑफ अब्सोल्यूट स्टेट। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, यूरोप में अनेक राष्ट्रीय और निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई थी। निरंकुश आपको पता होगा, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो। तो निरंकुश राजतंत्र में सारी पावर किसके पास होगी, राजा के पास होगी, राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो जो सामंत होते थे दोस्तों उनमें आपस में संघर्ष रहता था। किस लिए रहता था, अपना जो जमीन है, जो भूमि है, उसको बढ़ाने के लिए, या कोई सामंत दूसरे सामंत से ज़्यादा ताकतवर न हो जाए इसको लेकर। तो इनमें आपस में संघर्ष रहता था, इनमें युद्ध भी चलते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि सामंतों में 100 साल तक लगातार युद्ध भी चले थे अपनी भूमि को बढ़ाने को लेकर। उन्होंने राष्ट्रीय सेना की स्थापना करके सामंतों को हराया, व्यापारी तथा व्यवसाय। तो राजा ने क्या किया, इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजा के पास परमानेंट सेना नहीं होती थी। राजा को जब भी सेना की जरूरत पड़ती थी तो सामंतों से वो सैनिक सहायता लेता था।
तो जब उनके अत्याचार बढ़ने लगे, लोग सामंतों से परेशान हो गए, तो राजा ने क्या किया, राष्ट्रीय सेना बनाई। और इस सेना को बनाने में जो व्यापारी व्यवसायी थे, उन्होंने राजा को खूब सारा धन दिया, राजा की आर्थिक सहायता की। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, पोलैंड, स्वीडन, हंगरी, स्पेन, डेनमार्क, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इनमें क्या हुआ, राजतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना के परिणाम स्वरूप सामंतवादी व्यवस्था का क्या हुआ, पतन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सेकंड हेडिंग आती है राष्ट्रीयता की भावना, ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सामंतवाद के पतन का एक मुख्य कारण यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी था। तो मध्यकालीन यूरोप में क्या हुआ था, शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ें बनने लगी। तो इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे के करीब आए। और दूसरी ओर जो कृषक या दास थे, वे भी सामंतों के अत्याचारों से परेशान थे। सभी की प्रॉब्लम सेम थी, ज़्यादा टैक्स लेना, साल भर काम करना, उसके बावजूद पेट भर खाना नहीं मिलना, पहनने को कपड़े नहीं मिलना, मनमाने काम कराना। तो सारे इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे। तो अतः उनकी समस्या एक जैसी थी, सभी एकता के सूत्र में बंधते चले गए और सामंती व्यवस्था से परेशान हो गए थे सभी। तो यूरोप के चिंतकों ने भी सामंतवाद का पर कठोर प्रहार किया। अतः राष्ट्रीय एकता के कारण यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा धर्म युद्ध, जिसको हम क्रूसेड बोलते हैं। यूरोप में दोस्तों 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक धर्म युद्ध चला था। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह युद्ध हुआ था। जेरूसलम में जो धार्मिक स्थान हैं, उन पर किसका अधिकार हो, मुसलमानों का या ईसाइयों का, इस बात को लेकर यह युद्ध चला था। और ये बहुत भयंकर यह युद्ध चला था। इस युद्ध में क्या हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था कि जो सामंत होते थे, उन्हीं के पास सेना होती थी, वे सेना राजा को देते थे जब भी युद्ध की के समय सेना की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब एक तरफ ईसाई हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं, तो दोनों के बीच यदि युद्ध होगा तो सेना की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ सामंत तो मुसलमानों की तरफ थे, कुछ सामंत ईसाइयों की तरफ थे। तो उनमें आपस में युद्ध हुआ। युद्ध काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में लड़े गए, तो उनको अपने जो जागीरें थी वे छोड़कर जाना पड़ा। तो जब जागीर छोड़कर वे युद्ध लड़ने गए, तो युद्ध में कुछ सामंतों की मृत्यु हो जाती है, कुछ बचते हैं तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वे दोबारा से वे उभर नहीं पाते हैं। तो वे जब इस कंडीशन में आते हैं तो राजा उनको आसानी से हरा देते हैं। तो यहाँ पे यही है कि परिणाम स्वरूप अनेक युद्धों में मर जाते हैं और कुछ जीवित बचते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डेड हो जाती है। तो राजा उनको बड़ी आसानी से हराकर उनकी जागीरों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और राजा ने क्या, राष्ट्रीय सेना बनाई थी। उस टाइम पे दोस्तों जो सामंतों की सेना होती थी, वे केवल पैदल युद्ध करते थे, उनके पास हथियार होते थे। परंतु जो राजा ने सेना बनाई थी, उनके पास गोला बारूद वगैरह भी होता था। तो वे आसानी से जो सामंतों के दुर्ग होते थे, उनके ऊपर भी वे अटैक कर सकते थे। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक तरफ 100 पैदल सैनिक है, दूसरी तरफ 20 भी हैं, 20 सैनिक, और उनके पास हथियार हैं, उनके पास गोले बारूद है, तो वो इनको ईजिली डिफीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि उनके पास तोप और बंदूकें थी, तो कुछ घंटों में ही हरा देते थे वे। और इनकी सहायता से जो किले होते थे, उनकी दीवार वगैरह तोड़कर वे आसानी से उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। इसके बाद 4th पॉइंट आता है बारूद का आविष्कार, डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर। तो बारूद के आविष्कार ने भी सामंतवाद के पतन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामंतों ने अपने जो दुर्ग थे वे पहाड़ों पर बनाए हुए थे,
ताकि सुरक्षा की जो है वो सुरक्षा में कोई चूक न हो, यदि कोई आसानी से वहाँ पे अटैक भी नहीं कर पाए। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने अपने दुर्ग बना रखे थे ताकि कोई आसानी से अटैक ना कर सके। तो राजा ने जो सेना बनाई थी, राष्ट्रीय सेना, उसके पास गोले बारूद थे, तो वे आसानी से इस पर हमला कर सकते थे। इसके बाद 5th पॉइंट आता है सामंतों में आपसी संघर्ष। तो सामंतों में आपसी संघर्ष से रहता था कि भूमि सामंती व्यवस्था का जो मेन आधार था वो क्या था, भूमि का टुकड़ा, कि भाई जिस सामंत के पास जितनी ज़्यादा भूमि है वो उतना ही शक्तिशाली है। तो इस बात को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। सामंतों के पास सेना होती थी तो वे ये सोचते थे कि एक सामंत दूसरा सामंत के प्रति उसकी सोच यह थी कि ये सामंत मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए। तो इस बात को लेकर भी वे आपस में ईर्ष्या एक दूसरे से करते थे। उनमें व्यक्तिगत शत्रुता भी पाई जाती थी, एक दूसरे की जागीरों को वे छीनने का प्रयास करते थे। तो भूमि को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के सामंतों के बीच 100 सालों तक युद्ध चले थे। तो आप देख सकते हैं भूमि को लेकर 100 सालों तक लड़ाई चली है इंग्लैंड और फ्रांस के सामंतों के बीच में। तो इन युद्धों में क्या हुआ, जनसाधारण, जनता और कृषकों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा पारिवारिक झगड़े, लालच, लूटमार, इनकी प्रवृत्ति आई, सामंतों के आपसी युद्ध का कारण बनती है। ये जो मतलब कि जो पारिवारिक झगड़े, लालच, लूटमार, इनकी प्रवृत्ति क्या थी, इनमें सामंतों में आपस में युद्ध कराते थे। अंत में राजा ने सामंतों के आपसी इस संघर्ष का फायदा उठाया, उनकी जागीरें छीन ली और इस प्रकार सामंती व्यवस्था का क्या हुआ, पतन हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कृषकों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स। तो कृषकों का शारीरिक और मानसिक शोषण करते थे सामंत। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, साल भर काम करते थे, इसके बाद भी वे उनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे। तो उनसे मनमाने ढंग से काम कराया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरने का ये प्रयास करते थे। तो कभी भी किसी भी काम के लिए उनको बुला लिया जाता था और वे मतलब वे इनकार भी नहीं कर सकते थे। तो इस शोषण से परेशान थे वे। 1358 में फ्रांस में एक बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए उन्होंने सामंतों पर अटैक कर दिया। हालांकि इस अटैक को दबा दिया गया था, वहाँ के राजा ने दबा दिया था। और इस अटैक में दोस्तों जब दबाया गया इसको तो 20,000 किसानों की इसमें मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं 20,000 का जो आंकड़ा है वो कितना बड़ा है। तो काफ़ी सारे सामंत भी इसमें मौत की नींद सुले थे। तो किसानों ने इकट्ठा होकर अटैक किया था, काफ़ी सारे सामंतों को मोथे घाट उतारा गया था, उनके दुर्गों में आग लगा दी गई थी। फ्रांस के शासक ने इसको दबा दिया था, इसमें 20,000 किसान मारे गए थे। इसके बाद 1381 में इंग्लैंड में वोट टाइलर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और अनुचित टैक्स के उसमें ये विरोध था। इसमें जन और धन की काफ़ी हानि हुई थी। कृषकों के इन आक्रमणों से उनमें जागृति आई और उन्होंने अपने अधिकारों के यहाँ पे प्रति आएगा, अधिकारों के प्रति वे जागरूक हो गए और सामंतों पर काफ़ी गहरा असर इस चीज़ का पड़ा। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है नवीन नगरों का उत्थान, राइज ऑफ न्यू टाउन्स। तो मध्यकाल में क्या हुआ था, व्यापार और वाणिज्य पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था। इस समय पर क्या हुआ था, जो यूरोपियन थे वे एशिया से माल खरीदकर यूरोप में बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। भूमध्य सागर के रास्ते पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इन्होंने अपना जो रास्ता है वो बनाया था व्यापार करने के लिए। और इनकी कारीगरों की, शिल्पकारों की श्रेणियां बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे, समुद्री जहाज, ताकि एशिया से आसानी से सामान जो है वो यूरोप पहुंचाया जा सके। तो इसके बाद बाज़ारों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मंडियां बनाई गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में माल आता था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रख कर तो बेचना था।
तो नए नए नगरों की स्थापना की गई। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ पे नए नए नगरों का उत्थान हुआ और जो पुराने नगर थे उनका भी पुनरुत्थान हुआ। दूसरी ओर सामंत, व्यापारी, इनमें संघर्ष हो गया, क्योंकि सामंत तो चाहते थे कि लोग जो है वो खेती बाड़ी में ही लगे रहे, परंतु व्यापारी क्या चाहते थे, व्यापारी मुनाफा चाहते थे। अब व्यापारी व्यापार करेगा तो उसको लेबर की भी ज़रूरत होगी, अपना माल लोड करने के लिए, उतारने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। तो इनमें क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ और किसान दास ये भी उनके अत्याचारों से मुक्त होना चाहते थे। अतः सामंती व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर होने लगी। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है भौगोलिक खोजें, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल, फ्रांस, डच, आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वो एक पुर्तगाली ही था। और इसके बाद फ्रांसीसी भी आए थे इंडिया में, डच भी आए थे व्यापार करने के लिए। तो नए नए देशों की इनको जानकारी हुई, अनेक वैज्ञानिक खोजें हुई, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ, सुरक्षित और सुगम व्यापार हो गया और नाविकों को पता चला कि पृथ्वी जो है गोल है। अतः यूरोप के विभिन्न देशों में अपने नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। दूसरी ओर अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज हो जाने से यूरोप के लोगों में सामंतवादी जो व्यवस्था है उसके स्थान पर व्यापार और शहरी जीवन को ज़्यादा महत्व देने लगे। मतलब लोग ये चाहते थे कि भाई इस व्यवस्था से छुटकारा पाया जाए और हमें व्यापार करने की आज़ादी हमें मिले। इससे सामंती व्यवस्था की जड़ें कमज़ोर हुई और व्यापारी और उद्योगपति ये दो वर्ग उभरे और इसने क्या हुआ, इसके पतन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने राजा को धन देकर उसकी आर्थिक सहायता की। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 9 आता है मुद्रा का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक करेंसी। इससे पहले क्या था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो सामंत थे वे अपनी जमीन किसानों को देते थे, इसके बदले उनको क्या मिलता था, खाने पीने की चीज़ें ही मिलती थी। तो मुद्रा के प्रचलन ने भी सामंतवादी व्यवस्था के पतन की ओर अग्रसर किया, यानी कि इसके पतन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब क्या हुआ, मुद्रा चलने लगी तो सामंतों ने किसानों और दासों इनको नगद धन देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की सेवाओं से वे मुक्त हो जाते थे। यदि सामंत ने क्या हुआ, कम्मियों का मतलब है जो सामंत के अधीन काम करेंगे, तो सामंतों ने भी सिस्टम कर दिया कि जो भी हमारे अधीन काम करता है वो हमें पैसे देकर हमसे आज़ाद हो सकता है। तो राजा के बल पर स्थायी सेना की भर्ती, राजा ने क्या किया, जब मुद्रा चली तो मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा आएगा भाई, राजा ने मुद्रा के बल लिख लेना, मुद्रा के बल पर एक परमानेंट सेना रखी। अतः सामंती व्यवस्था का महत्व पूरी तरह से समाप्त होता चला गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का, मध्य वर्ग का उत्थान, राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब 16वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ। तो इस वर्ग में क्या क्या थे, यहाँ पे वर्ग आएगा, वर्ग नहीं वर्ग। इसमें व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक, पूंजीपति आदि थे। मध्यकाल में व्यापार तथा वाणिज्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। वैसे भी मध्यम वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति बहुत अधिक जागरूकता थी। ये लोग सामंतवादी व्यवस्था के समर्थक में नहीं थे, ये लोग निरंकुश राजतंत्र के समर्थक में थे। तो यहाँ पे 10 हेडिंग हमने पढ़ी है। इसके अलावा कुछ आप अपने पास से भी बना सकते हैं कि भाई शिक्षा का उत्थान हुआ, स्कूल कॉलेज ये बने, लोगों एजुकेटेड हुए, तो उसके बाद एक दूसरे के नज़दीक आए, तो उनमें क्या हुआ, बौद्धिक विकास हुआ। ये पॉइंट आप खुद भी बना सकते हैं। तो इस वर्ग ने यूरोप में शांति स्थापना में राजा की सहायता की। कौन से ने, मध्यम वर्ग ने, जिसके कारण अब मध्यम वर्ग के लोगों की क्या हुआ, राजा ने नियुक्ति शुरू की, काफ़ी हाई पोस्ट पर उनको पहुंचा दिया। राजा की सहायता की उन्होंने धन देकर, और कुछ ही समय में सामंतवादी व्यवस्था महत्वहीन हो गई।
तो इसके बाद दोस्तों हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी तक यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का पूरी तरह से जो ये व्यवस्था है समाप्त हो गई थी। राजा ने राष्ट्रीय सेना की सहायता से सामंतवादी व्यवस्था का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस कार्य में यूरोप की जनता ने भी राजा का साथ दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो व्यवस्था है इसको समाप्त होने में भी कई सौ साल लगे हैं दोस्तों। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी में इसका पतन की स्टार्टिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास ये ख़त्म हुआ, यानी कि 300 से 400 साल लग गए इसको ख़त्म होने में भी। तो आप देख लो कितनी बड़ी बीमारी थी यूरोप में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।